हरे कृष्णा एवरीबॉडी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि 6 एनिमीज, ऐसे 6 दुश्मन हमारे जो हमें इनक्योरेबल डिसीजेस की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक है, और वो 6 एनिमीज जो है हमें भागवत गीता का विजडम भी बताएगा और साथ के साथ हम अपने सराउंडिंग्स में भी देख पाएंगे और इनफैक्ट ये 6 एनिमीज जो है हम इंटरनली भी देख पाएंगे। ठीक है, तो आज का जो श्लोक है वो है भागवत गीता चैप्टर 1 श्लोक नंबर 36। पापम एव श्रेयत अस्मन् अद्विन्ता अत आत्मनः तस्मद् नरा वयं हन्तुं धृतराष्ट्रं च बन्धवं स्वज्ञानं हि कान्तं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। मीनिंग, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। वैदिक आदेश अनुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार की आतताइयों से भेंट होती है। ये है उनके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार ना करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुष को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अतः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। तो हम जैसे कि पुराने श्लोक्स में देखते आ रहे हैं कि अर्जुन बहुत टैक्टफुली भगवान कृष्ण के अनेकों अनेक नाम को संबोधित करते हुए एक जस्टिफिकेशन लेना चाह रहे हैं कि ये युद्ध वो ना करें। वो जस्ट एक स्टैंप लेना चाह रहे हैं कि ये युद्ध उनको नहीं करना पड़े। तो उनको वो कहते हैं कि बेटा आप तो माधव हैं, आप मतलब सबको सुख देने वाले हैं, आप लक्ष्मीपति हैं, मतलब जब आप आते हैं तो सब ऑस्पिशियस और ऑस्पिशियस ही होता है, हमेशा चीजें अच्छी होती हैं, शुभ होती हैं। तो आप मुझको ऐसा अशुभ कार्य करने के लिए क्यों बार बार पुश कर रहे हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण ने एक भी सेंटेंस नहीं बोला कि अर्जुन तुम उठाओ और तुम मारो, पर लेकिन फिर भी अर्जुन को इंट्यूशन सा हो रहा है, जैसे हमें भी इंट्यूशन हो जाता है कि अगला बंदा हमें रॉन्गली जज कर रहा है और हम अननेसेसरी जस्टिफिकेशंस देते रहते। तो ये वाला हमने पॉइंट पिछली बहुत सारी क्लासेस में, इट इज द कंटिन्यूअस फ्लो जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। पर आज जो हम चीजें डिस्कस करेंगे, एक होता है ना कि यहाँ पे कहा गया है कि यू शुड मेंटेन टॉलरेंस होना चाहिए, कि जैसे श्री राम का साधु पुरुषों का भी होता है। हम भी बच्चों को सिखाते हैं या हम भी अपने को कहते हैं कि कोई अगर उल्टा बोल रहा है तो टॉलरेट करो, फॉरगेट एंड फॉरगिव करो, आगे बढ़ो।
और कितने सारे हमने कहानियां सुनी है कि एक टीचर होती है, वो बच्चों को कहती है कि जिन जिन लोगों को आप हेट करते हो उतने आप टमाटर घर से लेके आना, और जितने आप टमाटर उनको कैरी करोगे, आप सुबह से शाम रात को सोगे भी उन टमाटरों के साथ, और आप जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो वो टमाटर गलने लगते हैं और उन बच्चों को उसमें बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो टीचर उनको यही समझाता है कि देखो, अगर तुमने फॉरगिवनेस नहीं होगा, अंदर हार्ट में हेट्रेड लेके चलोगे, तो वो भी अंदर सड़ेगा, उसमें से भी बदबू आनी शुरू हो जाएगी। तो हमें कितनी बार ये बोला गया, तो किसी साधु पुरुषों के लिए कि यू नो इट इज वर्चुअस कि आप अपना टॉलरेंस रखो, अपना पेशेंस रखो। फिर यहाँ पे क्यों ऐसे 6 दुश्मनों की बात, चलो एक और पॉइंट में डिस्कस करूंगी, इससे पहले हम इस 6 दुश्मनों की तरफ जाएं। एक और पॉइंट ये है कि कभी भी आप कोई भी ऐसी वर्स्ट सिचुएशन में होते हो और हम कहते हैं फॉरगिवनेस इज अ वर्च्यू, तो उसमें एक तीन स्टैंडर्ड जो अपनाने चाहिए। आइदर यू मिटिगेट, ठीक है, आइदर यू टॉलरेट, फर्स्ट होता है आप टॉलरेट करो, दूसरा है मिटिगेट करो, मिटिगेट नहीं कर सकते तो तीसरा क्या होता है, माइग्रेट करो। अब मैं इन तीनों चीजों को आपको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ कि ये क्या चीज है। कि जैसे मैं किसी वर्स्ट केस सिनेरियो में फंस गई हूँ कि जो जिनके साथ चाहे मेरा वर्क रिलेशन है या फैमिली रिलेशन है, और वो लोग जो है अच्छे नहीं है, वो लोग जो है बहुत गंदा सा व्यवहार कर रहे हैं और बड़ा ही आपत्तिजनक उनका व्यवहार है हमारे साथ और हम नहीं कर सकते, तो इसमें 3 रिएक्शन आने चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको डिसीज ना आए या आप दुखी ना हो या आपका हार्मोन सिस्टम ना बिगड़े, ना आप डिप्रेशन में जाओ, ना आप किसी और चीज में जाओ, पहला होता है कि आप उसको टॉलरेट करो। पर टॉलरेट का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने शरीर के साथ खराब कर लो, मतलब आप गुस्सा तो आ रहा है पर आप अंदर अंदर दबा रहे हो। टॉलरेट का मतलब होता है कि आप अपना ध्यान, आप अपनी माइंड को किसी और वे में डाइवर्ट कर पा रहे हो, ताकि बाहर से अगर कुत्ते भौंक रहे हैं या बादल गरज रहे हैं तो आपको उसका फर्क नहीं पड़ रहा। इट्स लाइक समथिंग वेरी डिस्टिंक्ट टू यू, आपसे वो बहुत चीज डिफरेंट है, दूर है। लेकिन अगर आप टॉलरेट इस पे कर रहे हो कि आप दांत पीस रहे हो और आपको डेंटल प्रॉब्लम हो जाएगी। सो आई हैड अ पेशेंट, उसने क्या किया, उसकी लाइफ में सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी, उसको अब उसका एम्बिशन कुछ और था, उसके फादर उसको कह रहे थे नहीं यू गेट इनटू द बिजनेस, यू गेट इनटू द बिजनेस, और वो लड़का जो था उसने अपने दांत पीसने शुरू कर दिए, मतलब अपने फादर की तरफ कुछ बोल नहीं पाया कि ठीक है आई हैव टू रिस्पेक्ट माय फादर, घर चलाना है कैसे है, पर उसका जो एम्बिशन अंदर था वो बहुत ही ज्यादा जिसको कहते हैं विग्रस था। उसके बावजूद भी वो चीज वो टॉलरेट जो था वो कर रहा था, पर उससे क्या हुआ कि उसके विजडम टूथ आपस में लड़ लड़ के घिस गए। 25-year-old बच्चे के विजडम टूथ आपस में रगड़ के घिस गए और उसमें पेन होना शुरू हो गया, फिलिंग हो गई और एक आध दांत निकालना पड़ा। तो आपने उस लेवल पे भी टॉलरेट नहीं करना ना कि आपकी बॉडी इफेक्ट करे। टॉलरेंस डज नॉट मीन कि आप किसी को उल्टा नहीं बोल रहे, टॉलरेंस मीन कि आप अपने आप को डाइवर्ट कर पा रहे हो, आपको उस चीज का फर्क नहीं पड़ रहा, वो मिट्टी की तरह आप अपने कंधे से उसको ऐसे नॉर्मली झाड़ पा रहे हो, दैट इज टॉलरेंस। ठीक है, टॉलरेंस डजंट मीन एट एन एक्सपेंस ऑफ योर बॉडी। ठीक है, आप अंदर से घुट रहे हो, आपका ऑक्सीजन, अरे दिस इज वन थिंग जो टीबी का सॉइल बनती है। आप किसी सिचुएशन में सफोकेट हो रहे हो और आप उसको एज अ वर्चुअस नेम दे रहे हो, टॉलरेंस 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 का, तो दैट डज नॉट मीन टॉलरेंस। टीबी होता क्यों है, जब आप अंदर ऑक्सीजन नहीं आ रहा, सफोकेट हो रहे हो। तो अगर आप भी किसी लाइफ सिचुएशन में सफोकेट हो रहे हो, कोई रिलेशन में, कोई एम्बिशन में, कोई आपके वर्क प्लेस पे, तो आप अंदर अपने लंग्स को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। टीबी के बैक्टीरिया को आप ओपन हैंडेड इन्विटेशन देते हो कि आओ टीबी के बैक्टीरिया आप अंदर आओ और हमें इफेक्ट करो। सो टॉलरेंस डजंट मीन एट द बॉडीली एक्सपेंस। टॉलरेंस मीन्स कि आपका जो माइंड है वो दूसरी जगह आप डाइवर्ट कर पा रहे हो, आपके सेंसेस दूसरी जगह डाइवर्ट हो पा रहे हैं, आपका सोचने का तरीका दूसरी तरह डाइवर्ट हो रहा है और आपको वो चीज फर्क ही नहीं कर रही, आपके बॉडी, आप उसको कोई थिंकिंग थॉट ही नहीं दे रहे कि ऐसा हो रहा है। अच्छा, अगर आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे, देन यू गो, द सेकंड ऑप्शन इज मिटिगेट। अब मिटिगेट क्या करना होता है कि आप एक लाइन ड्रॉ कर लो बीच में कि भाई ये आपकी बाउंड्री है, ये मेरी बाउंड्री है, मतलब आप एक समझौते पे आ जाओ। जैसे इंडिया और पाकिस्तान है,
वो आपस में कश्मीर पे लड़ते हैं, लड़ाई होती है, फिर कोई ना कोई समझौते पे वो साइन होते हैं, फिर थोड़े टाइम के लिए वो चुप हो जाते हैं, फिर वो लड़ते हैं, फिर किसी समझौते पे साइन होता है। तो दिस में भी मिटिगेशन का मतलब यही होता है कि आप बीच में कोई लाइन ड्रॉ कर लो, धीरे धीरे आप उससे समझौते पे आओ, एक कम्युनिकेशन स्थापित करो, अपनी बात बताओ कि देखो जी ये मेरे को हर्ट करता है, आप थोड़ा सा मुझे स्पेस दो और थोड़ा सा पीछे आप अपने आप को लो, और उनको दूसरे बंदे को भी ये समझो कि आप बताओ आप हमसे कितना स्पेस चाहते हो, आप हमसे क्या चाहते हो। सो व्हेन यू हैव एन हेल्दी कम्युनिकेशन, देन सेकंड एक होता है टॉलरेट, टॉलरेट के बाद सेकंड आया आप मिटिगेट कर रहे हो, आप समझौता कर रहे हो। अगेन समझौते का मतलब इंडिया पाकिस्तान वाला वॉर की तरह नहीं कि आप बार बार फिर फाइट कर रहे हो और फिर समझौते पे साइन कर रहे हो, नहीं, दिस इज अ फेलियर, आप फेल हो जाओगे उसमें, ठीक है। फिर वैसे ही चाइना एनक्रोच करता रहेगा, फिर आप समझाओगे, फिर साइन होगा, फिर ये, सो देन उस समय क्या रहता है कि आपके सर के ऊपर नंगी तलवार, नंगी तलवार पड़ी हुई है और वो कभी भी गिर सकते है। यू लिव इन अ फियर। फर्स्ट में आप जब टॉलरेट कर रहे हो, यू लिविंग इन अ सप्रेशन। अगर आप कर पाते हो, आप नॉट ऑन द बॉडीली एक्सपेंस, तो वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, इट इज वेरी वर्चुअस कि आप ये कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे तो दूसरे उस पे आओ, आप मिटिगेट करो, आप समझौता करो। लेकिन अगर समझौता भी ऐसा है कि एंजाइटी में रहोगे, एंशियस रहोगे कि कभी भी ये नंगी तलवार मेरे सर पे गिर सकती है, कभी भी फाइट हो सकती है, कभी भी ऐसा हो सकता है, then mitigation is also not a good option. क्यों? क्योंकि वो आपको एंशियस बनाएगा, आपके जीआईटी ट्रैक्ट पे एक्ट करेगा, आपका डाइजेशन वीक होगा, आपको हमेशा डर लगा रहेगा, आपका दिल कहते हैं डूबा डूबा रह रहा है, दिल बैठ जाएगा, सांस आनी मुश्किल हो जाएगी। तो once your age starts to increase, उसके बाद ये सारे सिम्टम्स और बढ़ के आएंगे। So the third option जो हमारे पास आ जाता है when tolerance fails, when mitigation fails, थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो है माइग्रेट। अब वहां से चले जाओ, उस ना लड़ो, ना टॉलरेट करो, ना मिटिगेशन करो, समझौता करो, आप वहां से चले जाओ। लुक एट द बिगर पिक्चर कि आप अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, आप अपनी जिसको कहते हैं आप किसी भी चीज के साथ नहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे, यू आर जस्ट चेंजिंग द प्लेस। आप उस जितनी भी एनवियस एनिमोसिटी वाला एनवायरनमेंट है, जितना भी हेट्रेड वाला एनवायरनमेंट है, आप वहां से उठ के अपने आप को दूसरी जगह प्लेस कर रहे हो। पर कई बार ये भी पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अब पांडवों ने ये तीनों चीजें करी, ठीक है, उन्होंने टॉलरेट किया, हर सिचुएशन को टॉलरेट किया, ठीक है, उनको लक्षागृह में चलाया गया, भीम को विष दिया गया, उन्होंने टॉलरेट किया कि ठीक है दुर्योधन जो है इतना एनवियस है, वो सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। फिर सेकेंड सिचुएशन में उन्होंने क्या किया, मिटिगेट किया। जब वो अपना जो धृतराष्ट्र था, उन्होंने कहा कि ठीक है हम ना क्या करते हैं, ये पूरा जो है इसको डिवाइड कर देते हैं हस्तिनापुर को, और उनको खांडरप्रस्थ दे दिया, और जो इंद्रप्रस्थ था वो इनको मिल गया। सॉरी, इंद्रप्रस्थ की बाद में खांडरप्रस्थ बना, हस्तिनापुर जो था इनको मिल गया। और जो किंगडम का सबसे खराब पार्ट था खांडरप्रस्थ, जो बिल्कुल जंगल था, जिसमें कुछ भी नहीं हो सकता था, जिसमें मतलब फॉर सेंचुरीज और सेंचुरीज अगर मैन पावर लगाया जाता तब वो थोड़ा सा सिविल हो जाता, थोड़ा सा रहने लायक हो जाता, तो वो वाला जंगल का पार्ट जो है उनको दे दिया, तो दे एक्सेप्टेड, ठीक है, वो मिटिगेशन में भी तैयार हो गए पांडव। दैट वाज द मर्सी ऑफ गॉड, कृष्णा की मर्सी थी कि वो जो खांडरप्रस्थ एकदम जंगल था वो इंद्रप्रस्थ में कन्वर्ट हो गया, एंड इट वाज मोर ऑपुलेंट एंड मोर ब्यूटीफुल देन अपना ये हस्तिनापुर। पर वहां पे भी दुर्योधन की एनवी नहीं रुकी, वो इतना जलता था कि उसने कहा कि नहीं, मैं गुस्से में ना इतना जलन हो रहा है, मैं सुसाइड ही कर लेता हूँ। तो जो शकुनी था वो जाके धृतराष्ट्र को बोलता है कि देखो तुम्हारा बेटा ऐसे कर रहा है। तो धृतराष्ट्र ने उसे समझाया, बेटा तुम्हें क्या दिक्कत है, अब तो तुम्हारे पास पूरा किंगडम है, वो लोग पांडव जो है उधर है। तो वो कहता है नहीं, मैं उनका देख ही नहीं सकता, मैं उनका इतना ऑपुलेंस नहीं देख सकता कि उनकी दौलत मेरे से हमारे से ज्यादा हो, उनका इतना ज्यादा नाम फेम ये मैं देख ही नहीं सकता, तो मुझे वो भी चाहिए, ठीक है। तो और थर्ड फिर क्या हुआ, फिर
द्यूत क्रिया का जो वो हुआ, जो गैम्बलिंग मैच हुआ, उसमें उन्होंने सब कुछ हारा। तो और उसके बाद उनको 13 इयर्स का जो जो वनवास दिया गया और 1 साल का अज्ञातवास दिया गया, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया गया। दे माइग्रेटेड, चलो ठीक है अभी के लिए हम चले जाते हैं, फिर हम बाद में आके लेंगे। सो दे टॉलरेटेड एवरीथिंग, ठीक है, दे वर वर्चुअस, तभी भगवान ने उनका साथ दिया। हमारी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आती है, पहले हमें ये 3 प्लान्स लेने चाहिए। अगर ये 3 प्लान्स वर्क नहीं करते, अच्छा, अब आप कहोगे कि इतना स्ट्रगल पांडवों ने किया, तो कृष्ण शुरू में क्यों नहीं हेल्प करा? कृष्ण शुरू में भी हेल्प कर सकते थे ना। सो इट वाज कि हम लोगों के लिए, सीख के लिए, पांडव जो थे वो कृष्ण देव, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इट वाज अ रोल प्ले, ठीक है। आप मूवी देखने जाते हो, उसमें शाहरुख खान मर जाता है किसी फिल्म में, या तो एक्चुअल में वो मरता नहीं है, वो बाद में भी आपको दिखता है, इट्स जस्ट अ रोल प्ले। वैसे ही पांडव हम जैसे लोगों को शिक्षा देने के लिए ही वाज रोल प्लेइंग, ठीक है, कि दिखाने के लिए कि जब हम ऐसे टॉलरेट करते हैं, मिटिगेट करते हैं और माइग्रेट करने मतलब हर वे में करते हैं, तो गॉड विल हेल्प यू आउट। पर ये सब करते करते भी जो आप देखेंगे कि अर्जुन का सेंटली, दिस इज, ये सब चीजें करना इज नॉट वेरी इजी। किसी भी टॉम डिक और हैरी के बस की बात नहीं है कि कोई भी टॉलरेट कर लेगा, मिटिगेट कर लेगा और माइग्रेट कर लेगा। इट रिक्वायर्स अ गुड अमाउंट ऑफ सेंटली वर्च्यूज आपके अंदर होने चाहिए, कि आपके अंदर संस्कार होने चाहिए, आपके अंदर भगवान का डर होना चाहिए, या आपको पता होना चाहिए कि दिस इज अ राइट पाथ और लेफ्ट पाथ। आप एक ब्रॉडर पिक्चर, गुस्सा करना तो सबके लिए बहुत आसान है ना। तो ये चीज जो मैं बोल रही हूँ, ये इट्स नॉट कि मैंने इसको रियलाइज कर लिया, प्रयास कर रहे हैं हम भी। आई ऑल्सो सफर फ्रॉम एंगर इश्यूज, तो हम भी उसमें प्रयास कर रहे हैं कि हम भी ऐसे लेवल पे आए कि हम भी टॉलरेट कर पाए अपने हार्मोन सिस्टम के धोखा दिए बिना, हम भी मिटिगेट कर पाए और हम भी माइग्रेट कर पाए। सो जब हम ये चीजें करते हैं तो वी ओपन द डोर्स ऑफ मर्सी ऑफ गॉड टू कम टू अस। यही जो हम भागवत गीता पढ़ते हैं या चैंटिंग करते हैं या हम पूजा करते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि दिस इज नॉट ओनली अ रिचुअल। मैं तुलसी पे दिया जला रही हूँ, तो वो एनलाइटनमेंट सिर्फ तुलसी लाइट जो है सिर्फ तुलसी तक सीमित ना रहे, वो मेरे हृदय में भी एनलाइटन हो। तो व्हेन यू कैन कंट्रोल दीज एग्रेसिव इमोशंस, तो आप सोचो कि जो आप कर रहे हो, योर चैंटिंग इज हेल्पिंग यू। जब आप अपने कोर नेचर को एनिमल नेचर से अलग कर पाओ, जैसे गुस्सा, जैसे फ्रस्ट्रेशन, हेट्रेड, डिप्रेशन, सामान उठा के फेंकना, दीज मल्टीपल एग्रेसिव इमोशंस आर सीन इन कार्निवोरस एनिमल्स, आर सीन इन एनिमल्स। तो जब आप इस लेवल, आप ह्यूमन बन पाओ, बीइंग ह्यूमन मीन्स कि आप इन इमोशंस को सेपरेट कर पाओ और अपने कोर इमोशंस और वर्च्यूज पे चले जाओ। तो ये कैसे होगा? जब आपका भजन क्रिया आपको ये सारी चीजें करने में हेल्प करती है, तो आपको समझ आएगा कि हाँ, नाउ इट इज नॉट अ रिचुअल, इट इज स्पिरिचुअल। ठीक है, मैं एक रिचुअल के लिए नहीं भगवान के सामने दिया जला रहा, मैं एक रिचुअल के लिए दिवाली जन्माष्टमी नहीं बना रहा, मैं एक रिचुअल के लिए चैंटिंग नहीं कर रहा। These things are actually modifying my life for a better change. It is making me a better human. It is basically making me human. Apart from being an, मतलब एनिमल से डिस्टिंग्विश कर रहा है, क्योंकि मैं ये एग्रेसिव इमोशन, और जब मैं ये करता हूँ तो जो वर्चुअस होता है उसी पे सबसे ज्यादा दया आती है भगवान की। वी ओपन द डोर्स ऑफ मर्सी, ठीक है। इसी को कहा जाता है जो अबंडेंस। आजकल आप कितनी किताबें पढ़ते हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं, आप कितनी सारी चीजें ऐसी पढ़ते हैं, तो जिसको आप कहते हैं अबंडेंस आना। तो व्हेन यू ग्रो टू दैट लेवल, दैट ओपन्स द डोर टू अबंडेंस। सिर्फ लिख लिख के नहीं होगा कि आई एम गोइंग टू डू दिस, या जो आप कहते हैं एफर्मेशंस लिख लिख के नहीं होगा, यू हैव टू एक्सपीरियंस इट फ्रॉम योर हार्ट। अंदर से एक्सपीरियंस करना पड़ता है, और वो तभी होता है एग्रेसिव इमोशंस को हटा कर। ना, अभी मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, और जब मैंने ये स्टोरी ना पहली बार सुनी थी तो मैं हिल गई थी। मैंने कहा वाओ, ये कर्मास कैसे खेलते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते। या धर्म का जो पाथ है, इट्स सो इंट्रिकेट, और हम
हम जो है हर पल पल कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ, बहुत पुरानी टाइम की बात है, एक राजा था, उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा ना आयोजन किया और उसने कहा कि मैं इस पूरे जो मेरा किंगडम है उसके सारे ब्राह्मणों को बुलाऊंगा और वो सारे ब्राह्मण का भोज होगा आज मेरे यहाँ पे। और बहुत ऑपुलेंट उन्होंने किया और उन्होंने क्या कि बहुत अच्छे अच्छे कुक्स को, ऑल ओवर द कंट्री के अच्छे कुक्स को बुलाया और बहुत ही टेस्टी खाना बनवाने के लिए किया। जब ये खाना बन रहा था तो एक बहुत बड़ा दाल का पतीला था जिसमें दाल बन रही थी। उस दाल के, और सिंस इट वाज एन ओपन किचन, क्योंकि एक लिमिटेड एरिया में खाना इतने सारे लोगों का बन नहीं सकता था, तो ऊपर से ना एक ईगल जा रहा था और उस ईगल के मुंह में डेड स्नेक था, उसे मतलब मार दिया था। पर क्या था, उस स्नेक के मुंह से ना पॉइजन ड्रिप कर रहा था, जहर। अभी वो मरा था, रिसेंटली मरा होगा, तो उसका मुंह खुला था पर उसके जो पॉइजन ग्लैंड्स थे उसमें से ना पॉइजन ड्रिप कर रहा था। और वो पॉइजन के जो फ्यू ड्रॉप्स थी, जब ईगल ऊपर से फ्लाई कर रहा था तो उसने उस दाल को कंटामिनेट कर दिया। और ये किसी को पता ही नहीं है कि भैया ये ऐसा पॉइजन हो गई है दाल, ऐसा हुआ है। क्या हुआ, जब वो दाल सर्व हुई तो जहाँ पे इतने सारे ब्राह्मण्स वहां पे आए हुए थे, इतने सारे ब्राह्मण्स का ना डेथ हो गया। अब राजा बड़ा वो हुआ कि भैया ये हुआ क्यों, मिनिस्ट्री बिताई गई, दाल की जांच करी, फोरेंसिक सब हुआ, तो उसमें पता चला अरे इट वाज पॉइजनस। और फिर किसी ने बताया कि ऊपर एक ईगल फ्लाई कर रहा था, शायद वो उसके मुंह में स्नेक था, कहीं उसमें से तो ड्रिप तो नहीं हुआ, किसी ने इसको डेलिबरेटली तो पॉइजन नहीं किया। अब इतने सारे मिनिस्टर्स हो गए। अब यमराज जी ऊपर बैठे थे और उनके सारे डिपार्टमेंट्स के आ गए। उन्होंने कहा महाराज आप ये बताइए कि ये पाप जो इतने सारे ब्राह्मण हत्या का पाप है, ये किसके सर पे जाना चाहिए, है ना। एक बहुत बड़ी जिसको कहते हैं सर्कुलर मीटिंग हुई, सबको बुलाया गया। अब सब बड़े कंफ्यूज कि ये पाप किस पे जाना चाहिए, क्या ये पाप राजा पे जाना चाहिए क्योंकि उसने भोजन किया था। पर यमराज कहते नहीं, राजा पे नहीं जा सकते, बिकॉज हिज इंटेंशन वाज वेरी क्लियर, वो कभी भी इन लोगों को मारना नहीं चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि इनको भोजन मिले। तो कहते फिर कुक्स पे जाना चाहिए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जब वो है, वो कहते कुक्स पे कैसे जाएगा, कुक को तो पता ही नहीं, वो कभी उस समय नमक लेने चला गया, मिर्च लेने चला गया, क्या लेने चला गया। ऐसा तो कोई अपनी वियर्डेस्ट इमेजिनेशन में भी नहीं सोचेगा कि ऊपर ईगल फ्लाई कर रहा है, उसके मुंह में सांप है और उसका जहर ड्रिप करके इतने लोगों को मार देगा। फिर उन्होंने कहा फिर ईगल को बोलना चाहिए, ईगल पे सारा पाप डालो, इतने सारे ब्राह्मण्स का जो पाप है मारने का, किसी के तो अकाउंट में जाएगा ही जाएगा ना। तो उन्होंने कहा ईगल क्या है, ही इज जस्ट एन एनिमल, और वो जो था वो कोई नेचुरल लॉ को ट्रांसग्रेस थोड़ा ना कर रहा था, वो तो अपना फ्लाई कर रहा था, उसको क्या पता कि राजा ने ऐसे करना है या बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरिया था या वहां पे कुछ ऐसा लिखा हुआ था। तो देन सेड कि फिर डेड स्नेक को बोलो, अरे कहते अरे वो तो मरा हुआ ही सांप था, उसको क्या पता उसके मुंह में से जहर टपक रहा, वो तो ऑलरेडी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा था, तो आप उसके अकाउंट में कैसे पाप रख सकते हो। वो सारे इतने कंफ्यूज हो गए, तो यमराज ने कहा कि ओके कीप दिस मैटर पेंडिंग, अभी इस मैटर को हटा दो, वी विल सी कि हम किसके अकाउंट में इतने सारे 500-600 ब्राह्मण्स के का पाप हम डालेंगे, इतना बड़ा होमोसाइड हो गया है, तो इसका हम किसी के अकाउंट में तो पाप डालेंगे, पर अभी इस मैटर को रख दो। फिर 2-3 साल बीत जाते हैं, बहुत टाइम हो जाता है। फिर उस किंगडम में ना फिर कुछ ब्राह्मण्स आते हैं, और जब वो ब्राह्मण आते हैं और वो कहते हैं कि अब ये ब्राह्मण आ गए हैं, और एक ना वहां पे लेडी बैठी होती है, कुम्हारन होती है, मटके बना रही होती है, तो वो उस ब्राह्मण जाते हैं, कहते हैं प्लीज आप हमें राजा का दरबार का ना एड्रेस बता दो, हमें राजा से मिलना है। तो वो लेडी ना बड़ी सार्कास्टिकली हंसते हुए कहती है, अच्छा अच्छा तुम ब्राह्मण हो, उस राजा के पास जा रहे हो, ध्यान रखना वहां पे खाना मत खा लेना, क्योंकि पिछली बार जब राजा ने वहां पे भोजन किया था तो बहुत सारे 500-600 ब्राह्मण जो थे मर गए थे वहां पे, ठीक है, तो ऐसा मत करना, वहां पे मत चले जाना। और वो ना बहुत हंसने लग जाती है।
तब यमराज जी ऊपर कहते हैं इस लेडी के अकाउंट में डालो वो 500-600 ब्राह्मण की डेथ का वो। तो वो कहते हैं अरे इस लेडी ने क्या किया, वहां पे तो ये थी भी नहीं, क्राइम सीन पे तो ये लेडी थी नहीं। कहते हैं जो शी वॉज इंजॉइंग, शी इज इंजॉइंग द मिजरी ऑफ अदर्स। ये हेट्रेड है, ये एनवियसनेस है, ये जेलसी है, ये ईर्ष्या है, बिकॉज वो लोगों की मिजरी को एंजॉय कर रही है। बाकी किसी की भी इंटेंशन नहीं थी। कुक भी बड़ा बैड फील कर रहा था, राजा भी बड़ा बैड फील कर रहा था, उसके इंटेंशंस ठीक थे, पर ये लेडी इतना बड़ा होमोसाइड हो गया, इतने सारे लोग मर गए, बट शी इज लाफिंग एट इट। इसके अकाउंट में ये चीज डालो बिकॉज इसके इंटेंशन खराब। तो आप देखिए हम तो कितने मतलब एवरीडे वी आर एनवियस, हम किसी ना किसी की मिजरी को सीक्रेटली एंजॉय कर रहे होते हैं, चाहे मुंह पे हम बोल रहे हो अरे अरे बहुत बुरा हो गया, और अंदर से कह रहे हैं अच्छा हुआ, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, तूने ये किया था, यू नो दिस इज कर्मा, दिस इज एवरीथिंग। आई डोंट नो अबाउट एनीबॉडी, तो मेरे मन में तो ये बहुत बार विचार आता है, बहुत बार एज अ रिफ्लेक्स एक्शन आ जाता है। और मैं अब आफ्टर हेयरिंग दिस स्टोरी मेरे को इतना कंटेम्पलेशन हुआ कि भैया हम कर्मा कर्मा बोलते रहते हैं और एट द एंड ऑफ द डे वी आर एंजॉयिंग समवन एल्स मिजरी। तो सोचो हमने कुछ किया नहीं और हमारे को उसका, हमारे अकाउंट में उसका सारा पाप आ जाएगा। सो जो एनवियस होते हैं, जो हेट्रेड रखते हैं, जो दूसरे की इसको एंजॉय करते हैं, तो उनके अकाउंट में ये सारी चीजें जो होती है भरती रहती है। और यही था कि दुर्योधन इतने ज्यादा एनवियस हो गया था, दुर्योधन इतना ज्यादा हेट्रेड करता था कि उसके अकाउंट में सबके पाप जो थे मिलते रहे। अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि भाई अब ये 3 स्ट्रैटेजीज तो चल नहीं रही, टॉलरेट करने की भी नहीं चल रही, मिटिगेट करने की भी नहीं चल रही, माइग्रेट करने की भी नहीं चल रही, क्योंकि मेरी हेल्थ लूज हो रही है। तो कौन से ऐसे 6 एनिमीज हैं जिनके प्रति आप स्टेप ले सकते हो, जो शास्त्र के वे में, धार्मिक वे में आपको शास्त्र आप पे उंगली नहीं उठाएगा, ठीक है। तो ये जो 6 एनिमीज दे रखे हैं वो इस श्लोक के फर्स्ट उसमें ही देख रहे, तात्पर्य में दिए हुए हैं। ऐसे आतताई जिनके अगेंस्ट आप लड़ सकते हो और इनको मारने पे आपको एज अ डिफेंस का बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा, ठीक है। So this happens when the 3 strategies जो मैंने बताई, tolerance, mitigation and migration has failed, ठीक है। पांडवों ने ये किया तो उसके बाद कैसे है, ऐसे 6 प्रकार के होते हैं जो विष देने वाला है। पांडवों को किसने विष दिया था, हमें ये पता है कि जब ये सब पांडव और ये सारे बच्चे बड़े छोटे छोटे थे, तब दुर्योधन ने भीम को खीर में विष मिला के दिया था, और भीम जो थे वो, और उसके हाथ पैर बांध के, जब भीम बेहोश हो गए थे तो उनके हाथ पैर बांध के उनको समुद्र में डाल दिया था, ठीक है। वो तो समुद्र में जितने भी वो सर्प थे वो सर्पलोक में चले गए थे, और वहां से वो अमृत लेके आए, और उनको 10,000 मतलब कितने सारे हाथियों का बल वहीं पे मिल गया, उन्होंने इतना अमृत पान किया वहां पे, ठीक है। तो दुर्योधन ने उनको विष भी दिया था, ठीक है। घर में अग्नि लगाए, जो आपके घर में अग्नि लगाए तो आपको भी डिफेंस में आप उसको मार सकते हो, ठीक है। हमने ये भी देखा था कि दुर्योधन ने लक्षागृह बनाया था जिसमें 5 पांडव विद उनकी मदर को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया था। दैट टू पांडव टॉलरेटेड, उनको सब, उनके सामने सब क्लियर था, ठीक है। घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, और कितनी बार दुर्योधन ने उनको मारने का प्रयास किया कि समहाउ अदर को मर जाए, ठीक है, वो किंगडम ही उनको ना मिले। ही वाज सो एनवियस कि मैं ये सारा किंगडम ले लूं, मैं ये सारी चीजें ले। चौथा, धन लूटने वाला, जो पांडवों के साथ अगेन जो ये क्या कहते हैं, जब ये गैम्बलिंग मैच हुआ था तब शकुनी ने धूर्तता से वो डाइसेस, ये वाली स्टोरी मैंने पहले भी बताई थी कि जो वो डाइस थे शकुनी के पास, जो डाइसेस थे वो जो थे वो टैम्पर्ड थे। क्यों? क्योंकि वो शकुनी के एंसेस्टर्स की बोन से बने हुए थे, और वो जो थे एंसेस्टर्स जो थे वो चाहते थे कि हम इस हस्तिनापुर को पूरी तरह खराब कर दें, यू नो। जो शकुनी था वो गंधर्व का प्रिंस था, और गंधारिका थी गंधर्व की प्रिंसेस, और गंधर्व क्या है
आज के टाइम में भी आप देखोगे कि गंधर्व का बहुत बुरा हाल हो रहा है. गंधर्व इज नन अदर देन अफगानिस्तान. सो दिस अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, ये सब देवर ब्रॉड, जो इंडिया का मैप होता था पहले, इन सारी चीजों को इन्वॉल्व करते हुए होता था. सो ये जो गंधर्व के किंग है, जो प्रिंस थे, वो शकुनी थे. एंड दिस गंधर्व इज नन अदर देन अफगानिस्तान टुडे. और अफगानिस्तान में भी आप देखिए कितना बुरा हाल हो रहा है. सो इट कैरीज ऑन फॉर सेंचुरीज. यू नो, आपका जो कर्मा होता है आप यहीं पे खत्म नहीं करते, कहीं ना कहीं वो डीपर लेवल पे बहुत लंबे टाइम तक भी इफेक्ट कर सकता है ना. जैसे कहते हैं श्राप लग जाता है ना. तो व्हाट इज दिस? श्राप लगना क्या होता है? यही तो होता है कि इतना इनऑस्पिशियसनेस आपके एनवायरनमेंट में आ जाता है एंड यू आर ड्रैगिंग इट फॉर सेंचुरीज एंड सेंचुरीज. सो आपने देखा कि कैसे शकुनी ने वो डाइसेस जो थे उसके एंसेस्टर्स की बोन पे थे, और वो ब्लैक मैजिक से इतने ज्यादा उनको स्टिमुलेट किया गया था कि वो शकुनी के माइंड के साथ एक सिंक में चलते थे. शकुनी कहता था 6 तो वो 6 लाते थे, शकुनी कहता था 9 तो वो 9 लेते थे. तो अगर कोई ऑलरेडी जीतने का सारा गेम खेल रहा है तो वो अगले बंदे को कैसे हरा सकता है? एवरी डाइस इज वर्किंग फॉर अकॉर्डिंग टू हिम ना. तो उन्होंने उनका ऐसे धन लूटने का भी प्रयास किया. तो ऐसे आताताई के ऊपर आप जो है उसको मार सकते हैं. दूसरे की भूमि हड़पने वाला, अगेन इंद्रप्रस्थ मिल गया. जब डिवीजन भी हो गया फिर भी दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ को लूटना चाहा. दुर्योधन ने जब उन्होंने अपना अज्ञातवास भी पूरा कर लिया तब भी दुर्योधन ने एंड में आके कह दिया नहीं, इनका तो ये पूरा हुआ ही नहीं, ये तो अज्ञातवास में पहले पकड़े गए. जबकि सारी कैलकुलेशन बता रही थी कि ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने अपना प्रॉमिस कंप्लीट कर दिया. फिर भी दुर्योधन वाज नॉट रेडी टू गिव बैक देयर लैंड. उन्होंने यही कहा, मैं सुई की नोक जितनी भी जमीन उनको नहीं दूंगा. ठीक है. पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, तो ये भी कितनी बार हुआ कि जब गैम्बलिंग मैच हो रहा था द्रौपदी को इतना ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किया गया. ठीक है, उनको स्ट्रिप किया गया इतनी बड़ी असेंबली में. और जब वो वनवास में थे तो जरासंध जो कि दुर्योधन का जिसको कहते जीजा था, उसकी दुर्योधन की सिस्टर का हस्बैंड, जरासंध ने द्रौपदी का अपहरण करने का भी प्रयास किया. तो हमने देखा कि ये सारी जो 6 चीजें हुई थी पांडवों के साथ हुई है. तो उनके पास अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र, अकॉर्डिंग टू द लीगल शास्त्र जो उस समय चलते थे और इस समय भी वो वैलिड है, उनके पास एवरी रीजन था अर्जुन के पास इन सब लोगों को मारने का. ठीक है. और उसके ऊपर कोई भी फिंगर पॉइंट नहीं कर सकता था, कोई भी वो सिन इनकलकेट नहीं करता, उसको कोई भी उसका पाप नहीं लगता. लेकिन फिर भी क्योंकि ही इज वेरी वर्चुअस, उसके अंदर मतलब इतना टॉलरेंस है, इतना पेशेंस है, स्टिल वो कह रहा है कि नहीं, लेट मी फॉरगिव. ठीक है. क्यों करना माधव, आप तो कितने ऑस्पिशियसनेस लाते हो, क्यों करना. पर हियर हमारा गुड बिहेवियर भी कई बार हमारे प्रति क्या होता है, उल्टा पड़ जाता है. तो हियर कम्स द विजडम ऑफ भागवत गीता कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना. अब इसका एग्जाम्पल हम ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे ब्रज गोपियां थी. ठीक है, उनकी शादियां कहीं और हुई थी, पर कृष्ण के प्रति उनका इतना अगाढ़ प्रेम था कि जब भी कृष्ण बंसी बजाते थे वो सब काम छोड़ के आ जाती थी. अपने बच्चों को, अपने पति को, सास को, कुकिंग कर रही है, कुछ भी कर रही है, वो सब काम छोड़ के कृष्ण के प्रति आ जाती थी. अब कहने को तो उनको कह सकते थे कि भैया अगर आप देखो कि दिस इज अगेंस्ट द सोसाइटी कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप पराये पुरुष के प्रति नहीं जा सकते. पर उसके आज भी उनको कितना पूजा जाता है. कल हमने बहुत धूमधाम से राधा अष्टमी महोत्सव मनाया और आज भी चंपकलता सखी का बर्थडे है, वन ऑफ द वेरी प्राइम गोपीज ऑफ श्रीमती राधा रानी. तो हम उनके बर्थडे कितने ऑपुलेंटली सेलिब्रेट कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि they left the good thing for the best thing. They showed us an example ना कि हमारा भी अल्टीमेट गोल क्या है. दिस बॉडी के रिलेशन से हमें ऊपर उठना है, हमें अपने सोल के रिलेशनशिप पे जाना है. और हमारा सोल का रिलेशनशिप तो एक स्पिरिचुअल से ही हो सकता है ना, कृष्ण से ही हो सकता है, गॉड से ही हो सकता है. तो
they teach us with these examples कि आपको गुड भी छोड़ना पड़ेगा बेस्ट पाने के लिए। तो यहाँ पे अर्जुन का जो इतना बड़ा डायलेमा है, जो शास्त्रों के हिसाब से भी ठीक है, जो अर्थशास्त्र के हिसाब से भी ठीक है, पर वो इतना ज्यादा वर्चुअस हो चुका है, उसकी भक्ति ने उसको हार्ट को इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर दिया कि अब गॉड इज इंटरवीनिंग एंड सेइंग नो नो नो, गुड को छोड़ो, बेस्ट लेना है, गुड पे जो है सेटल मत हो, आप बेस्ट लो। सो दैट डजंट मीन कि हमारे में टॉलरेंस, फॉरगिवनेस और ये वाले वर्चुअस नहीं होने चाहिए। आपको यू हैव टू रीड द थिंग विद द कंटेंट, जो पूरा कंटेक्स्ट चल रहा है उसके हिसाब से हमें चलना कि पांडा सफर्ड अ लॉट एंड नाउ दे हैव ओपन्ड द डोर्स ऑफ अबंडेंस। अब उन्होंने अबंडेंस के दरवाजे खोल दिए कि गॉड की मर्सी आए, और स्पेशली गॉड हैज अंडरटेकन दैट केस, और वो स्पिरिचुअली उनको मतलब इंटरवीन कर रहे हैं कि अब नहीं। तो जो पांडव्स हैं दे हैव सरेंडर्ड। तो जब हम उस लेवल पे सरेंडर पे आ जाएंगे तो गॉड विल स्पेशली इंटरवीन इन आवर केसेस आल्सो, जहां जहां हम अटके हुए हैं और स्पेशली आके इंटरवीन करेंगे। अब ये हमने करा 6 एनिमीज जो आउटसाइड है, जिनको हमें मारने पे कोई अपराध नहीं लगता, ठीक है। तो आप कभी भी जस्टिफिकेशन मत देना, ठीक है। पहले सबसे पहले टॉलरेंस, मिटिगेशन और माइग्रेशन अपनाना, और अगर फिर वो नहीं होता और अगर वो एनिमीज इस 6 क्राइटेरिया में आते हैं, देन यू कैन हैव अ लॉफुल एक्शन अगेंस्ट देम, यू कैन गो फॉर अ लीगल एक्शन अगेंस्ट देम। तब आपको शास्त्र जो है पिन पॉइंट नहीं करेगा, ठीक है। अपने हाथ में तलवार नहीं लेना, वी हैव टू गो लीगली, ठीक है। द सेकंड थिंग इज, अब जो 6 एनिमीज हमारे अंदर हैं, ये सारे जो 6 एनिमीज हैं, जिससे जो पॉइजन करता है, जो घर को जलाता है, जो घातक हथियार से मारता है, जो घर लूटता है, जो दूसरे की प्रॉपर्टी हड़पता है और जो दूसरी स्त्री को अपहरण करता है, ये 6 एनिमीज हमारे अंदर भी है। कैसे? लस्ट, एंगर, ग्रीड, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदह, मत्सर, ये 6 एनिमीज हमारे अंदर भी है। काम लस्ट है, गुस्सा है, लस्ट एंड ग्रीड है, लोभ है, ठीक है। मोह है, मतलब हम इल्यूजन में रहते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है, तो हम उसमें फाइट करते रहते हैं। जैसे कंट्रीज में भी फाइट होती रहती है कि ये मेरी लैंड है, ये तेरी लैंड है, या एनक्रोचमेंट हो जाती है। तो ये क्या है? मोह है कि मेरे शरीर से ये मेरा बच्चा है, ये मेरा घर है, ये मेरा मतलब मेरा वर्क प्लेस है, ये मेरी सीट है। बस में भी लड़ाई हो जाती है, ये मेरी सीट है, ये मेरी सीट है। तो ये क्या है? मोह है। हम बॉडीली अटैचमेंट में इतना ज्यादा एनग्रॉस हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये जिसको मेरा कह रहे हो वो मैं भी नहीं रहने वाला, तो वो चीज क्या रहेगी, ठीक है। सो और ईगो, ठीक है, मैं, और एक ईगो होता है और एक होता है अहंकार। कि देखो मैंने फॉल्स आइडेंटिफिकेशन को बहुत एनग्रोस करा। तो जब ये 6 एनिमीज, ये 6 भी क्या करते हैं? पॉइजन करते हैं, हमारी मति को भ्रमित कर देता है, इंटॉक्सिकेट कर देते हैं। यार तू तो बहुत बड़ा है, उस बंदे ने तेरे साथ ऐसा बोल दिया, तू डॉक्टर है, तेरे डॉक्टर तेरी क्वालिफिकेशन है और उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं, उसने तेरे को ऐसे बोल दिया। तो क्या करेगा? ये भ्रमित कर रहे हैं, ये तिल्ली लगा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, आपको जलन होगी, यार उसने बड़ी गाड़ी ले ली, तेरे पास नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन्हीं 6 चीजों, इन्हीं 6 एनिमीज के साथ प्ले करती है, जो हमें कहते हैं कि ये चीज लो, यू हैव अ बिग कार एंड एंजॉय द एनवी इन योर नेबर साइज। आपके पास बड़ी चीज होगी तो आपके जो पड़ोसी हैं वो आपसे जलेंगे, ठीक है। वो आपको पॉइजन करते हैं, आप राइट डिसीजन नहीं ले सकते, आपको अंदर जलन क्रिएट करते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है? घातक हथियार से, आप इतना घातक हथियार होता है कि आप उसको छोड़ ही नहीं सकते, और आपके हृदय में या आपको डिसीज आ जाएगा। आप कोई भी चीज, एक कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड, है ना। तो अगर आप एक ही थॉट, एक ही एक्यूरेट थॉट के साथ लगे रहोगे, लगे रहोगे, लगे रहोगे, तो क्या होगा? आपकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और धन लूटने वाले, धन क्या है? आपका सबसे इंपॉर्टेंट धन क्या है? पेशेंस, टॉलरेंस, पीस ऑफ योर माइंड, ठीक है। आपके मन में शांति होगी तो आप राइट डिसीजन ले पाओगे, आपके मन में सही होएगा तो आप बाकी सारी चीजों को ध्यान दे पाओगे। लेकिन वो चीज है ही नहीं, आपका रात की नींद नहीं आ पा रही, भूख मर गई, तो ये आपका धन ही तो लुट गया। हेल्थ जो है, हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं,
तो हेल्थ जैसी वेल्थ का आपका धन लुट गया तो बस वही पे कहानी खत्म। और दूसरी की भूमि हड़पने वाले, और जो दूसरी की स्त्री का अपहरण करने वाले। अब आपकी स्त्री कौन है? आपकी आत्मा, ठीक है। और आपका क्या है? ये भूमि हड़पने वाले क्या हो गया? अगेन आपका जो एक पीसफुल एनवायरनमेंट है वो खत्म, आपका एनवायरनमेंट चला गया। तो ये 6 एनिमीज को मारना सबसे इंपॉर्टेंट है। बाहर के 6 एनिमीज तो चलो कर्मों का खेल से वो चले ही जाएंगे, सिचुएशन आती है, कहते हैं वक्त को थोड़ा वक्त दो, चीजें अपने आप बदल जाती हैं, ठीक है। जो चीज के लिए 10 इयर्स पहले जिन लोगों से आप मिलते थे, जिनके साथ आपको प्रॉब्लम थी, 10 इयर्स के बाद क्या पता वो लोग नहीं होंगे, उनके साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर जो ये 6 एनिमीज है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये आपके साथ चलते रहेंगे और ये आपको अंदर की तरह दीमक की तरह खोखला कर देंगे। एंड एट योर डेथ बेड, जब सब खत्म हो जाएगा, जब कोई एनर्जी नहीं रहेगी कि मैं पेपर दोबारा रीअटेम्प्ट कर सकूं, एट योर डेथ बेड यू विल रियलाइज कि भैया ब्लंडर हो गया, अब तो लाइफ लाइन खत्म, अब कैसे खेलें, अब 7 करोड़ का क्वेश्चन कैसे करें, एक भी लाइफ लाइन नहीं रखी, अब तो क्विट करना पड़ेगा। सो इन 6 एनिमीज जो हमारा इस श्लोक के हिसाब से बताते हैं कि वो हमारे को पॉइजन भी कर रहे हैं, हमारे को घातक हथियार से मारने का प्रयास कर रहे हैं, जलाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा पीस ऑफ माइंड लूट लेते हैं, जो हमारा हेल्थ है उसको लूट लेते हैं, जो हमारी वेल्थ है, जो हमारे आत्मा को भी खराब कर देते हैं, जो हमारी अंदर एनर्जी है कोर लेवल तक आकर हमको इतना खराब कर देते हैं। इन 6 एनिमीज को मारना बहुत जरूरी है। और भागवत गीता का विजडम जो होता है इन्हीं 6 एनिमीज को हटाने की बात करता है। वंस वी विन ओवर दीज 6 एनिमीज, अगर आपने अपना पीस ऑफ माइंड ले लिया, अगर आपने अपना पीस ऑफ माइंड इनके हाथ से अपना किंगडम वापस छीन लिया, तो आपके 100 साल की जिंदगी है ही है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कोई भी डिसीज नहीं आएगा, कोई भी ऑटो इम्यून डिसीज नहीं आएगा। मैं कितने सारे अपने केसेस आपके सामने डिस्कस करती हूँ, कि बताती हूँ कि कैसे एक माइंड का थॉट जो होता है, जो एक्सेस में होता है, वो कैसे अंदर अंदर तक चीजें खराब कर देता है, कैसे आपका एवरीथिंग वो लूट लेता है। पिछली बार मैंने एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का केस किया कि वो लेडी अपनी मदर इन लॉ के साथ लॉकडाउन में रह ही नहीं पाई, उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, उसकी उंगली टेढ़ी हो गई। आज मैंने डिस्कस किया कैसे वो बच्चा अपने फादर को बोल ही नहीं पा रहा और उसने दांत पीस पीस के अपने दांत खराब कर दिए। तो और कैसे आज मैंने बताया कि इंडिया में टीबी क्यों इतना था, क्योंकि हम ऑक्सीजन की कमी हो गई भाई, हम सफोकेट हो रहे थे, अपने डिजायर से हम सफोकेट हो रहे हैं, अपनी बहुत सारी चीजों से हम सफोकेट हो जाते हैं, हमने अपने स्टैंडर्ड्स विशेष इतने ज्यादा रखे हुए हैं, जबकि हमको यही नहीं पता जिस मैं के लिए हम काम कर रहे हैं वो मैं ही कुछ समय में इट इज ऑल्सो फॉरेन टू अस, वो भी एक फॉरेन एलिमेंट है। जैसे आंख में कोई फॉरेन एलिमेंट चला जाता है, आंख में रेडनेस हो जाती है, तिनका आ जाता है, तो कितना इरिटेशन होता है। और हम इस फॉरेन चीज के लिए, जो कि बॉडी भी हमारे से फॉरेन है, उसके लिए हम इतनी सारी चीजें ट्राई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं हो पा रहा। सो किसी का कोई प्रश्न? होपफुली जो मैं डिलीवर करना चाह रही हूँ, जो मैसेज में कि हेल्थ कैसे हम कैसे कर सकते हैं, ये 6 एनिमीज जो मेन 6 एनिमीज हैं, इनके साथ ना आपको टॉलरेट करना है ना मिटिगेट करना कि आप इतना आ जाओ, आप इतना आ जाओ। परीक्षित महाराज ने वो मिटिगेशन किया था, तो देखिए कलयुग खुल गया। हमने कलयुग को कहा भैया सोने में रह लो, गैम्बलिंग की जगह पे रह लो, और जहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स रहती है वहां पे रह लो। कलयुग ने पहले ये परमिशन ली थी परीक्षित महाराज से, वो मिटिगेशन करके करते देखिए आज हम किस लेवल पे पहुंच गए हैं कलयुग में। यहाँ पे तो स्टैंडर्ड्स मॉरल्स सब खराब हो गया है। तो फर्स्ट थॉट जो होता है लोगों का रोड पे गाली से शुरू होता है। हमारी वो संस्कृति थी जो नमस्कार करते हुए करती थी, नमस्ते, किसी को भी नमस्ते कहते थे। आज वो संस्कृति क्या हो गई है, गाली से शुरू होती। टॉलरेंस और पेशेंस नाम की कोई चीज ही नहीं रही। एनिमल इंस्टिंक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, रेप केसेस, सेक्सुअल ये असॉल्ट केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज वी आर जस्ट फीडिंग द एनिमल इनसाइड अस। बीइंग ह्यूमन कि हम सिर्फ टी शर्ट पहनते हैं, पर एक्चुअल में बीइंग ह्यूमन हम हो नहीं रहे। अंदर मंथन चाहिए, बहुत ज्यादा मंथन चाहिए। सो अर्जुन के भी अपने डायलेमास थे, उसने भी इन 6 एनिमीज को विद कृष्णा सॉर्ट किया एंड वॉन द, और उन्होंने ये वॉर जीती, ठीक है, ही वॉन दैट वॉर।
और हमारे भी रोज वॉर है और ये 6 एनिमीज है। तो कृष्णा कैसे? कृष्णा इज इन दिस बुक, कृष्णा इज इन हिज वर्ड्स जो उन्होंने हमें डिलीवर किया, और ये आज भी वर्ड टू वर्ड एप्लीकेबल है। और ऑफ श्योर एज अ डॉक्टर, ऑफ श्योर अगर ये चीजें हम अप्लाई करते हैं, एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग ऑल्सो, जब मैं ये चीजें अप्लाई करती हूँ बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा अपब्रिंगिंग डिफरेंट वे में रहा है, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा रहा है, बहुत मुश्किल है। बट इफ वी ट्राई, लॉर्ड अपने मर्सी के दरवाजे खोलते हैं, कहते हैं हाँ एक्चुअली एटलीस्ट दे आर ट्राइंग, तो वो अबंडेंस आता है। तो when you try, तो डिसीजेस आपके जो इतने प्रॉब्लमेटिक डिसीजेस भी होते हैं जो रिवर्स से नहीं हो सकते, जो ऐसी पैथोलॉजीज होती हैं जो बिल्कुल वहां पे जाके अटक गई हैं, वो भी रिवर्स हो जाती, ठीक हो जाती है। सो लेट्स ट्राई कि हम ये 6 एनिमीज को मारे, क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं वैदिक आदेश अनुसार ये आताताई 6 प्रकार के होते हैं जिनको आपको मारना अलाउड है। तो बाहर के आताताइयों से पहले अंदर हृदय के आताताइयों को मारना चाहिए। तो विद दिस थॉट आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करेंगे, एंड विद नेक्स्ट वी विल कम एंड सी की और भागवत गीता के पेजेस हमारे लिए न्यू विजडम कैसे खोलते हैं, ठीक है। और अब अगला आने वाला जो चीज है वो है भद्र पूर्णिमा। भद्र पूर्णिमा का बहुत इंपॉर्टेंस है, उस पर श्राद्ध शुरू हो जाते हैं, और भद्र पूर्णिमा वाले दिन कहते हैं श्रीमद् भागवतम अगर हम अपने घर में लाएं, अगर हम उसको पढ़ें या हम किसी को गिफ्ट करें, तो इट इज वेरी ऑस्पिशियस। हम अपने जितने भी इंसेस्टर्स हैं उनके जो भी सिंस हैं, पितृदोष जिसको कहते हैं, वो कट जाते हैं, ठीक है। सो जब जिस दिन श्राद्ध शुरू होते हैं वो भद्र पूर्णिमा वाले दिन कहते हैं सोने के सिंहासन पे अगर श्रीमद् भागवतम को बिठा के उनकी आरती उतारी जाए, और उनके लिए मतलब बेसिकली ये चीज क्या है कि यू रीड दोस बुक्स, आप उनको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, मतलब दे आर लाइक गॉड, दीज आर योर डोर्स टू हेवन, दीज आर योर डोर्स टू गेट आउट ऑफ दिस मिजरीफुल वर्ल्ड, ठीक है, टू गेट आउट ऑफ दिस डिसीज्ड वर्ल्ड। तो जब आप उस दरवाजे को पढ़ोगे और उनके इंस्ट्रक्शंस को इनकलकेट करोगे, आप आज नहीं हो रहे, आपने वो बुक सेट खरीद लिया, ठीक है, आपने उसकी तरफ रेफरेंस दिखा दिया, आपका इतना झुकाव हो गया, तो अल्टीमेटली एक दिन वो किताबें खुलेंगी भी, and you can join them also, you can gift them also, you can gift those books also, तो वो भी बहुत helpful होता है। So with this message I will end my class here today, so let's chant 3 times Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Ram। हरे कृष्णा एवरीबॉडी। अब हम नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट वेडनेसडे मिलेंगे, तो आज के लिए थैंक यू।